सोनम का मन पढ़ाई लिखाई में कम लगता था, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। बेटा कुछ नहीं रखा है ये फालतू की चीजों में, पढ़ लिख कर कुछ बन जा, पैसे कमाएगी तो तेरी कीमत रहेगी सबकी नजर में, नहीं तो नौकरानी बनकर रह जाएगी। क्या करूँ माँ, मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता। तू कुछ ऐसा बता ना कि मेरी कीमत भी बनी रहे और मुझे पढ़ाई भी ना करनी पड़े। माँ को सोनम की बात सुनकर गुस्सा आता है। वो सोचती है कि कैसे इस लड़की को समझाए कि पढ़ाई की कीमत क्या होती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। देख बेटा, एक तरीका है जिससे तुझे पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी और तेरी इज्जत भी पूरी होगी। सोनम खुश हो जाती है। वो क्या माँ? तू ना हाउसवाइफ बन जा, उससे क्या होगा कि तेरा पति कमाएगा अच्छा और तू ऐश करना, क्या सही है ना? सोनम कुछ सोचती है, फिर हाँ ये ठीक रहेगा माँ। क्या है ना, ज्यादा चिक चिक भी नहीं, पढ़ाई लिखाई की जरूरत भी नहीं ना कोई ज्यादा काम, बस सुबह का काम करो और दिन भर सो जाओ, फिर शाम को थोड़ा काम करो और पति के साथ घूमने निकल जाओ। ये ठीक रहेगा माँ, तू ना मेरी शादी ही करवा दे। माँ को मन ही मन गुस्सा आता है कि कैसे सोनम झट से शादी के लिए मान गई। खैर, फिर अगले दिन। तुमने किसी को बुलाया है क्या सोनम की शादी के लिए? हाँ, क्यों आ गए क्या वो लोग? अरे लेकिन अभी तो उसकी उम्र ही नहीं है शादी की, अभी उसकी पढ़ाई की उम्र है। सोनम भी वहां आ जाती है। हाँ तो पढ़ाई तो कर रही हूँ, लेकिन मुझसे ना नहीं हो रही पढ़ाई, तो शादी कर लेते ना पापा, क्यों ये पैसे बर्बाद किए जाए। पिता माँ की ओर देखते हैं। माँ भी पिता को यह आश्वासन दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अब क्या, लड़के वाले आकर बैठ जाते हैं। हाँ जी, कहाँ है लड़की? सोनम सामने से आती है। सोनम को देखकर लड़की की माँ बोल पड़ती है, बेटा जरा दीदी को तो लेकर आओ। यही है लड़की बहन जी। है? अरे जेल करवाओगी क्या? ये तो छोटी है। लग रही है, लेकिन अभी 18 की हो गई है। हाँ, लेकिन 18 में कौन करता है लड़की की शादी? इसे तो पढ़ाओ लिखाओ। अरे वक्त बर्बाद कर दिया आपने हमारा। लड़के वाले उठकर चले जाते हैं। मैंने कहा था ना, ये इसके पढ़ने लिखने का वक्त है। हाँ है तो, लेकिन सोनम का मन पढ़ाई में है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? उसे हाउसवाइफ बनना है, क्योंकि उसमें ना कुछ पढ़ना लिखना है ना ही कोई काम। क्यों सोनम? हाँ माँ, कोई ना, तू मेरे लिए दूसरा लड़का देख। वैसे भी ये लड़का कम अंकल ज्यादा लग रहा था। अरे तेरी उम्र के लिए तो सभी अंकल ही है। खैर, सोनम मुंह बनाकर चली जाती है। उसके जाने के बाद पिता हैरानी से माँ की ओर देखते हैं। क्या लगता है हाउसवाइफ बनना इतना आसान है क्या? तुम खुद घर संभाल रही हो, तुम जानती हो। अरे लेकिन सोनम को कौन समझाए, इकलौती बेटी है हमारी। अगर ये भी नहीं पढ़ेगी तो हम लोगों का सपना सपना ही रह जाएगा। इसीलिए इसे अकल सिखाना जरूरी है। आप ना बस मेरा साथ दो। अब रोज कोई ना कोई सोनम को देखने आता, लेकिन कभी उसकी उम्र तो कभी पढ़ाई लिखाई का हवाला देकर शादी करने से इनकार कर देता। मेरा लड़का लाखों में कमाता है, कैसे इस छिपकली से लड़के से शादी कर ले हम? जा रहे हैं, नमस्ते। लड़के वालों के जाने के बाद, माँ क्या करूँ, कोई मुझसे शादी करने को तैयार ही नहीं हो रहा। मुझसे तो पढ़ाई नहीं होगी। माँ कुछ करना शादी के लिए। हाँ बेटा, कोशिश तो कर ही रही हूँ, और क्या कर सकते हैं बेटा। तभी पिता आ जाते हैं। मेरे पास एक रिश्ता है, लेकिन लड़के की माँ काफी गुस्से वाली है। वो कह रही है कि पहले वो सोनम को अपने घर में 4 दिन रख कर देखेगी। अगर सोनम बहू के रूप में हर काम में फिट रही तो ही शादी के लिए हाँ करेगी। बोलो मंजूर है? अरे हाँ हाँ, मंजूर है मंजूर है। बोल दो पापा, मैं कल ही उन लोगों के घर चली जाती हूँ। बस पढ़ाई ना करनी पड़े उसके लिए सोनम किसी के भी घर में 4 दिन की बहू बनने के लिए भी तैयार हो जाती है। अगले रोज पिता उसे उसके 4 दिन के ससुराल में छोड़ आते हैं। ससुराल का पहला दिन। क्या बात है, कितना बड़ा घर है इन लोगों का। तभी सामने से हीरो जैसा एक लड़का आता है। तुम सोनम हो ना? हाँ, और तुम? तभी उसकी होने वाली सास सामने आती है। पति होने वाला है ये तुम्हारा। तुम क्या कर रही हो, आप बोलो। सोनम लड़की को देखकर खुश हो जाती है। हाय रे, कितना प्यारा है ये, बिल्कुल राजकुमार की तरह। मेरी तो लॉटरी लग गई। जी जी, नमस्ते आंटी। आंटी नहीं, माँ जी बोलो। देखो सोनम, मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए। वैसे तो इस घर में नौकर चाकर सब है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे घर की बहू को सब कुछ आना चाहिए।
क्यों नहीं, सही बात है भाई। बहू को वैसे भी क्या चाहिए, सोने के लिए रात तो होती है, लेकिन घर का काम होता है, थोड़ा बहुत काम तो कर ही लेना चाहिए बहू को। सास सोनम की ओर देखती है। एक तो जबान तेज है तेरी, जबान में लगाम लगा बहू, बड़े घर की बहू एक कम बोलती है, समझी? सोनम को तो गुस्सा आ जाता है कि घर की बहू बनाने के लिए बुलाया है या नौकरानी। माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आज टेस्ट है मेरा। सोनम खड़ी क्यों हो, कॉलेज जा रहा है, सुनाई नहीं दे रहा? वैसे तुम्हें तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, टिफिन लगा दो इसका तब तक। सोनम किचन में जाकर होने वाले पति का टिफिन लगा कर आती है। ठीक है, वैसे जानकर हैरानी हुई कि तुम पढ़ना नहीं चाहती। माँ मैं इसे कैसे अपने दोस्तों के बीच बिठाऊंगा? वही तो देखना है बेटा, इसलिए तो इसे 4 दिन के लिए रखा है। बिना पढ़ी लिखी लड़की को बहू कौन बनाता है? ऐ जा जाकर छत से कपड़े उतार ला। सोनम छत में जाती है तो उसे वहां नौकरानी खड़ी दिखती है। नमस्ते छोटी मालकिन, इस हफ्ते आप टेस्ट के लिए आए हो ना? टेस्ट के लिए मतलब? वो क्या ना मालकिन हर हफ्ते किसी ना किसी लड़की को घर में बहू बनाने के लिए टेस्ट में रखती है। लेकिन क्या? वैसे कितनी पढ़ी लिखी है आप? 12वीं। क्यों? फिर उसके बाद पढ़ना होता तो क्या यहाँ बहू के टेस्ट के लिए आती मैं? तू भी ना यार कुछ भी। मैं भी 12वीं में थी ना, तब टेस्ट के लिए आई थी। बहू तो नहीं बन पाई, लेकिन कुछ साल बाद पता चला कि जीवन जीने के लिए पैसे कमाने कितने जरूरी है। कोई और तो काम नहीं दे रहा था तो इस घर की नौकरानी ही बन गई। सोनम को तो इस बात से झटका ही लगता है कि हाय रे, क्या ऐसा भी होता है? सोनम नौकरानी से बात कर ही रही थी कि सास चिल्ला कर बोलती है। अरे क्या नाम है नई लड़की का, क्या करने लग गई छत पर? सोनम भाग कर नीचे आती है। ये सारे कपड़े अच्छे से प्रेस करके तय लगा दे, समझी? सोनम से उसकी होने वाली सास सारा दिन काम कराती, रात को पैर भी दबवाती और जमीन पे सुलाती। सोनम इतनी थकी होती है कि अगली सुबह उसे उठने में देर हो गई। क्या बात है? क्या देर हो गई उठने में? अरे एक तो अनपढ़ गवार, ऊपर से सोना पसंद है। अरे तुम क्या ही किसी के घर की बहू बनोगी? सोनम फटाफट सोकर उठती है। वो बाहर कमरे में जाती है तो सामने उसका होने वाला पति टेनिस खेल रहा था। शिट, तुम आप उठी हो यार, तुम तो आलसी भी हो, ऐसे कैसे होगा? माँ प्लीज भगाओ ना इसे यहाँ से, मैं इस पर अपने पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। सोनम को लड़की की बात पर गुस्सा आता है। ओए सुनो, भगाओ से क्या मतलब है? ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ, मेरे पापा भी अच्छा कमाते हैं, समझे? तभी उसकी होने वाली सास आ जाती है। हाँ तो तेरे पापा की हम बहुत इज्जत भी तो करते हैं, उन्हें नहीं भगा रहे हम, और कमाते तो तेरे पापा है, तू नहीं समझी? माँ ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जो ना कमाती धमाती है और ना ही पढ़ी लिखी है और ना ही समाज में उसे कोई जानता भी है। इसका तो अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, किसी की बेटी किसी की बीवी ही बनना है इसे। अरे जो लड़का तुमसे शादी करेगा वो भी तो ये समझेगा ना कि किसका पति है वो। सोनम को लड़की की बात सही लगती है। वो समझ जाती है कि उसे भी अपनी पहचान बनाना जरूरी है। और हाँ, हम नहीं बना सकते तुझे अपने घर की बहू, तो अभी आप यहाँ से जा सकती हैं। तभी वहाँ वो नौकरानी भी आ जाती है। आप परेशान ना होना, अगर फिर भी कोई शादी ना करे और कहीं पैसे कमाने लायक भी ना हो ना, तो मालकिन आपको यहाँ नौकरानी के रूप में रख ही लेगी। पूरी 2000 देती है महीने का। अरे रखो 2000 तुम। और हाँ, तुम्हारी लड़की को जरूरत हो ना कभी पैसे की तो आकर ले जाना मुझसे। बड़े आए इस घर में 4 दिन क्या 4 मिनट ना रहूं मैं। अरे औरत, मेरा बैग घर भिजवा देना। पूरी अकड़ के साथ सोनम वहां से निकल जाती है। सोनम की होने वाली सास सोनम के पापा को फोन करती है। भाई साहब, लगता है आपकी बेटी को पढ़ने की इच्छा जग गई है। जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही नाटक किया और वो सफल भी रहा। शुक्रिया भाभी जी, आप लोगों का परिवार हम लोगों के लिए हमेशा फैमिली रहा है। लगता है वो आ गई, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। सोनम तनाती हुई घर आती है। अरे क्या हो गया बेटा, तुम तो 4 दिन के लिए गई थी ना? अरे बेटे, बड़ी मुश्किल से कोई तैयार हुआ था, अब कौन करेगा तुमसे शादी? तुम तो। माँ की बात सोनम बीच में ही काट देती है। माँ मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, खुद के पैरों में खड़ी होंगी। माना हाउसवाइफ एक अच्छी बात होती है, लेकिन मैं घर के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी संवारूंगी। शादी का प्लान कैंसिल। और हाँ माँ, अब लड़के नहीं, मैं लड़कों को चूज करूंगी, समझी आप? सोनम ये बोलकर वहां से निकल जाती है
और पीछे से माता पिता खुश। निमृत अपनी माँ और पिता के साथ रहा करती थी। अब निमृत की शादी की उम्र हो चुकी थी। उसकी सभी सहेलियों की तो शादी भी हो चुकी थी। निमृत को अपनी शादी को लेकर काफी अरमान थे। ऐसे ही एक दिन निमृत अपनी बचपन की दोस्त दिया को फोन करती है। दिया, कैसी है तू अपने ससुराल में? शादी की बात तो तू मुझे भूल ही गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ निमृत, तू बता तू कैसी है और कब शादी कर रही है? यार, शादी के लिए तैयार तो मैं भी हूँ, इसलिए तू भी विश कर कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। लेकिन मेरे लिए ना ढंग का कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। वैसे तू बता, तेरे ससुराल में सब कैसे है? तेरी सास कैसी है? मैंने जहाँ तक सुना है सास बहुत खड़ूस होती है। क्या सच में सास ऐसी होती है? अब सास को लेकर मैं तुझे क्या बताऊं निमृत, मेरी सास थी तो मेरा जीना हराम कर रखा है। बस यही वजह है कि मैं तुझे फोन नहीं कर पाती। तू नहीं जानती पर मेरी सास को ना हर चीज में नुक्स निकालने की आदत है। थोड़ा खाना ज्यादा बन जाए तो उन्हें परेशानी होती है। अरे कितना ही स्वादिष्ट खाना बना दो, कमियां फिर भी निकाल देती है। और खुद घर का ना एक काम नहीं करती, ऊपर से मुझे काम चोर कहती है। रात में 1 बजे मैं जाती हूँ सोने के लिए और फिर सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। और लेकिन फिर भी ना कोई कदर नहीं है मेरी। दिया के मुंह से सास की बुराइयां सुनकर निमृत का भी शादी से मन हटने लगता है और वो हर समय इसी सोच में रहती है कि आखिर सच में सास इतनी बुरी होती है। तभी उसकी एक और दोस्त निधि का फोन आता है और निमृत निधि से भी सेम सवाल करती है। तब निधि जवाब देती है, अरे पागल है तू भी ना दिया की बात को इतना सीरियसली ले रही है। दिया तुझसे मजाक कर रही थी, वो अभी भी लाइन पर है। यकीन नहीं हो रहा तो खुद पूछ ले। अब निमृत अपनी दोनों दोस्तों से बातें करती है, जिसके बाद निमृत के मन से सास के लिए डर खत्म हो जाता है। अब ऐसे ही बहुत जल्द निमृत का रिश्ता निखिल नाम के एक बहुत ही स्मार्ट लड़के से तय हो जाता है और बहुत जल्द निमृत की शादी निखिल से हो जाती है। पर ये क्या, शादी के बाद निमृत के सारे अरमान चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि उसके घर में आती ही उसकी सास रूबी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती। शादी के अगले ही दिन, अरे ओ महारानी, खाली निखिल के साथ ही गप्पे लड़ाती रहोगी या फिर घर का थोड़ा काम भी करोगी? जब से आई हो तब से आराम कर रही हो। हमारी भी शादी हुई थी पर हम तुम्हारी तरह नहीं थके से थे। हाँ? वो माँ जी, मैं निखिल जी के कपड़े प्रेस कर रही थी। बहू, मानते हैं तुम्हारा पति निखिल है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम घर का और कोई काम ना करो। अगर अपने पति की सेवा करनी हो गई हो तो अपनी सास के भी थोड़े पैर दबा दो। निमृत अपनी सास के पैर दबाने लगती है, पर फिर भी रूबी निमृत को ही भला बुरा कहती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रूबी निमृत को जरा भी आराम करने नहीं देती। अपनी सास की इन आदतों से अब निमृत परेशान होने लगती है और एक दिन, क्या रे बहू, तो क्या ससुराल में मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई है जो तूने आज कपड़े नहीं धोए? वो माँ जी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, बस इस वजह से। मैं कल सुबह सारे कपड़े धो दूंगी। ये सुनकर रूबी उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उसे धमकाते हुए कहती है, बहू, अगर तेरी जगह मेरी सगी बहू होती ना तो भी हम उसके साथ यही करते। और तू तो हमारी सौतेली बहू है और हम तेरी सौतेली सास, समझी? अगर अपनी सौतेली सास के अत्याचारों से बचना है तो उसके पैर के नीचे दब के रहना सीख ले, समझी? इस तरह से रूबी निमृत के हाथ में सारे गंदे कपड़े थमा देती है। बेचारी निमृत रोते हुए पूरी रात कपड़े धोती है। ये सब देखकर निखिल को अच्छा नहीं लगता और वो निमृत की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। माफ करना निमृत, पर मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि मेरी माँ यानी कि तुम्हारी सास सौतेली है। निखिल जी, पिताजी ने दूसरी शादी क्यों की? मैं सिर्फ 5 साल का था जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और उन्हें दिखाने के लिए ही पिताजी ने भी दूसरी शादी कर ली। मेरे माँ बाप ने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मेरी सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है क्योंकि उनकी खुद की कोई संतान नहीं हुई। मुझे माफ करना निमृत, मैं चाह कर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो माँ फिर से तुम्हें कोई नई सजा दे देंगी। निखिल जी, सजा तो मुझे मिल ही रही है शादी करके। मैंने सोचा था सास माँ समान होती है, पर आज मेरी सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई और उससे भी ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है
कि आप सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ निमृत, पर मेरी मजबूरी है। निखिल निमृत से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे रूबी के आने की आहट आती है और वो जल्दी से वहां से अपने कमरे में चला जाता है। निमृत सारे कपड़े धोकर जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है, वैसे ही रूबी निमृत को अपने कमरे में बुला लेती है और कहती है, क्या बहुरानी, बहुत नींद आ रही है या फिर पति की याद आ रही है? पर क्या करे, अब तुझे सौतेली सास जो मिली है उसे भी तो देखना पड़ेगा। बेचारी मेरी बहू, जब से शादी हुई है पति के साथ टाइम ही नहीं मिलता बात करने का। क्या? माँ जी, मैं सिर्फ अपने पति के लिए ये सब कर रही हूँ, वरना आप जैसी सासों को सीधा करना मुझे आता है। मैं नहीं जानती कि ऐसी क्या बात है जो निखिल जी आपके खिलाफ नहीं जाते। निमृत इतना बोलती ही है कि तभी रूबी निमृत के बाल पकड़ लेती है और उससे कहती है, तो फिर मेरी प्यारी बहू, जैसे तेरा पति गूंगा और अंधा बना बैठा है, वैसे तू भी गूंगी और अंधी बन जा। अगर ज्यादा मुंह चलाया ना तो जुबान काट लूंगी। इतना बोलकर रूबी वहां से चली जाती है। पर अब निमृत अपनी सौतेली सास का और अत्याचार सहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपनी सास के खिलाफ आवाज उठाने की सोचती है। साथ ही वो अपने पति को भी अपनी माँ के खिलाफ बोलने के लिए कहती है, निखिल जी, मेरे बहुत अरमान थे। अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि मेरी सास ऐसी होगी तो मैं ये शादी ही नहीं करती। पर मुझे सबसे ज्यादा आपके लिए दुख हो रहा है कि आप इतने सालों से अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सह रहे हैं। पर मुझे समझ में नहीं आता कि जब घर की सारी जिम्मेदारियां, सब कुछ आपके हाथों में है, तो आप अपनी सौतेली माँ का अत्याचार क्यों सह रहे हैं? निमृत, क्योंकि मेरे पापा की जान उस औरत के हाथ में है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं अपनी सौतेली माँ के खिलाफ गया तो वो मेरे पापा को मार देगी, और आज मेरे पापा की जो हालत है वो उन्हीं की वजह से है। अच्छा, तो ये बात है, यही है उस औरत का राज। कोई बात नहीं, अब उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसको उसके कर्मों की सजा कोई नहीं दे पाया ना, लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं उस औरत को उसके किए की सजा दूंगी। लेकिन तुम ऐसा क्या करोगे निमृत? वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए निखिल जी। अब मैं आपको और अपने पापा जी को उस औरत का और अत्याचार नहीं सहने दूंगी। बहुत हो गया। अब जैसे ही निमृत को अपनी सौतेली सास के बारे में पता चलता है, वो बिना कुछ सोचे समझे अपने विकलांग ससुर को अपने मायके भेज देती है और रूबी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा देती है। जिसके बाद रूबी की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके उसके किए की सजा देती है। तो वहीं दूसरी ओर निमृत, जैसा कि उसने शादी के बाद अपना जीवन जीने का सोचा था, वो उसी तरह से अपने ससुराल में बिना सास के एक खुशहाल जीवन जीती है। राधा को होश आता है। वो अपने सामने पूरे परिवार को खड़ा पाती है और सामने उसकी माँ भी खड़ी होती। आए हाय, हम सबको जेल भेजने की साजिश थी इन माँ बेटी की। अरे पैसे चाहिए थे तो बोल देती, ये मरने का नाटक क्यों कर रही थी? देखो, अब तो तुम किसी भी हालत में इस घर में नहीं रह सकती हो। कल को मर जाओ तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तभी राधा की माँ बोल पड़ती है, बेटा, यहाँ इतना सब झेल रही थी, एक बार भी बताया नहीं, और ये क्या कदम उठा रही थी, एक बार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा। राधा सर झुका लेती है। अब मेरी बेटी को मैं खुद इस घर में नहीं रहने दूंगी। और हाँ, बिना शादी के दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है। अब तुम लोगों को मैं सजा दिलवा कर रहूंगी। प्रिंस और सास उनकी बात से डर जाते हैं। शादी? किसने की शादी? ये तो मेरी सिर्फ दोस्त है। क्या बकवास कर रहे हो प्रिंस? मेरे पास पक्के सबूत है हमारी शादी के। और हाँ, ये सब रायता फैलाना था तो पहले बता देते ना। अब मेरा हिस्सा तो जायदाद में, मैं जा रही हूँ। अरे वाह जी वाह, आए 2 दिन नहीं हुए और तुम्हें जायदाद का हिस्सा चाहिए? अभी बताती हूँ तुम्हें मैं। अरे माँ चुप रहो ना। और राधा, कुछ पैसे ले लो और जल्द से जल्द यहाँ से दफा हो जाओ। केस वेस करने की सोचना भी मत, बहुत खर्च लगता है। हाँ और तुम ठहरी। नहीं माँ, मुझे इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी। देख राधा, अपराधी को सजा ना दिलाना सबसे बड़ा गुनाह है।
राधा कमरे में जाती है और अपनी सारी पेंटिंग्स उठाकर माँ के साथ निकल जाती है। राधा और उसकी माँ चलते चलते थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी उन लोगों के पास एक कार आकर रुकती है। अरे ये पेंटिंग कितने की है? राधा उसे ध्यान से देखने लगती है कि तभी उसकी माँ कहती है, ये मेरी बच्ची ने शौक के लिए बनाई थी, लेकिन आज उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया है। हम लोगों का इस शहर में रहना बहुत जरूरी है, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए। पैसों की जरूरत है, आपको जो मर्जी हो दे दीजिए। कार वाला कार से उतरता है और कहता है, मेरा नाम रमेश है और पास में ही मेरी एक आर्ट गैलरी है। मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कि आप लोग बिना किसी सोच के मेरे साथ मेरे घर चले। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। दोनों रमेश के साथ उसके घर जाते हैं, जहां उसकी माँ और बीवी उन लोगों का स्वागत करती है। रमेश राधा की बात अपने घर में बताता है। अरे ये कितनी सुंदर पेंटिंग है, तुमने कहाँ से सीखा? मुझे नहीं लगता कि पेंटिंग बनाना भी सीखना पड़ता है। मैं तो बस जो महसूस करती हूँ उसे रंगों से भर देती हूँ। राधा, आज से तुम मेरे लिए पेंटिंग बनाना, जो मैं अपनी आर्ट गैलरी में लगाऊंगा, और जो पैसे आएंगे वो आधे आधे कर लेंगे। राधा खुश हो जाती है और माँ भी। अब राधा सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाती और वो ऊंचे दामों में बिकती। अब तो पूरे शहर में राधा का नाम हो जाता है। हर कोई उसकी पेंटिंग खरीदना चाहता। पर एक दिन राधा के ससुराल में, माँ, अरे ओ माँ, कहाँ हो? अरे हाँ हाँ आ गई, बोल। रसोई में खाना बना रही थी, क्या हुआ? माँ, राधा की फोटो पेपर में आई है। अरे उसका नाम ले रहा है नालायक, फिर से फंस ना जाए हम। अरे माँ, देखो कितनी बड़ी और प्रसिद्ध हो गई है राधा। इसकी पेंटिंग्स तो बहुत महंगी बिक रही है। अरे फोटो में तो देखो पहचान में ही नहीं आ रही है। माँ, ये तो बहुत अमीर बन गई है। अरे दिखा दिखा। हाँ बेटा, सच बोल रहा है तू। चल चल, इसे अपने घर ले आते हैं, वैसे भी तलाक कहाँ हुआ है। तभी प्रिंस की नई बीवी आ जाती है। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा, तुम लोग जैसे स्वार्थी मैंने जीवन में नहीं देखे। अब राधा को लेने जा रहे हो, वो तो आने से रही। और हाँ बुढ़िया, पोछा लगाकर जाना जहाँ भी जाना हो। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। दोनों माँ बेटा राधा को ढूंढते रमेश के घर आते हैं। राधा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप सही कह रहे हैं, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। वहाँ सभी आ जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि राधा फिर से प्रिंस के साथ जाने को क्यों राजी हो रही है कि तभी राधा की सास कहती है, चलो अच्छा है, एहसास तो हुआ। बाकी देखो, काम कर करके मेरी हालत क्या हो गई है। अब जल्दी से कपड़े और सारे पैसे पैक कर लो और चलो हमारे साथ। घर चलकर गलती का अच्छे से एहसास करना। हाँ जी, मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि मुझे अपनी किस गलती का एहसास हुआ है। मेरी गलती ये थी कि मैंने मरने की कोशिश की, जबकि इतना शानदार जीवन मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे मेरी प्रतिभा का एहसास ही नहीं था, तभी मैं इतने बड़े अपराध की ओर जा रही थी। अच्छा होगा कि अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ये बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। और हाँ, कल तक तुम लोगों के घर हमारा वकील आएगा। चुपचाप तलाक के पेपर साइन कर देना, वरना जिस घर में रह रहे हो वो भी राधा के नाम ना करना पड़ जाए। बस फिर क्या था, प्रिंस और उसकी माँ उल्टे पैर वापस आ जाते हैं। एक दिन सरला की तीनों बहुएं घर के कामों में लगी होती है। पहली बहू खाना बना रही होती है, दूसरी बहू कपड़े सुखा रही होती है और तीसरी बहू सफाई कर रही होती है। सरला बड़ी बहू को आवाज लगाती है, बहू, आज दूध वाला कह रहा था कि वो सुबह 5 बजे आएगा। 5 बजे? लेकिन मम्मी जी, वो तो 7 बजे आता था ना, अब क्या हुआ? अब मुझे क्या पता बहू, इस बारे में जो था मैंने बता दिया, तो तुम लोगों में से कौन जागेगा देख लेना। बड़ी बहू सुमन कमरे से बाहर आती है और बीचली बहू आरती के पास जाती है और उससे कहती है, देखो, मैं 5 बजे नहीं उठ सकती,
क्योंकि रात का खाना मैं ही बनाती हूँ और थक जाती हूँ, इसलिए तुम उठकर दूध ले लेना, ठीक है? ऐसा कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है और आरती सोचती है, वाह, दीदी तो ऐसे कह रही थी जैसे कि मैं कुछ करती ही नहीं। रात के बर्तन तो मैं ही मांजती हूँ ना। एक काम करती हूँ, साक्षी को बोल देती हूँ। आरती साक्षी को कहती है कि साक्षी, तुम ले लेना दूध सुबह 5 बजे उठकर, ठीक है? सासू माँ ने कहा है। क्या सुबह 5 बजे कैसे उठूंगी मैं दीदी? मुझे तो लेट सोने की आदत है। अरे तो अलार्म लगाकर सो जाना ना, कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी, ठीक है? सुमन और आरती फैसला करके चली जाती है। वाह, ये अच्छा है, मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। मैं क्यों सुबह 5 बजे उठकर अपनी नींद खराब करूं? साक्षी अपने कमरे में जाती है और तभी उसका पति ऑफिस से आता है। साक्षी मुंह फुलाकर बैठी होती है और कार्तिक उसे इसका कारण पूछता है। क्या हुआ मेरी प्यारी पत्नी जी, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? इस घर में तो जो भी मुश्किल काम होता है वो मेरे ऊपर ही डाल देते हैं सब। अरे क्यों, क्या हुआ? क्या काम डाल दिया तुम पर? अरे सुबह 5 बजे उठकर दूध लेना पड़ेगा। 5 बजे क्यों? अरे मुझे क्या पता जी, कैसे बातें करते हैं आप भी। अब कार्तिक साक्षी की बात सुनकर अपने काम में लग जाता है। सुनिए जी, आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना? अरे ये भी कोई कहने वाली बात है? तुम मेरी पत्नी हो, तुमसे प्यार नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? तो फिर कल ना 5 बजे आप दूध ले लेना, ठीक है? अरे फिर मैं कैसे? बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आपने कहा कि मैं जो बोलूंगी वो आप करोगे, तो बस दूध ले लेना। हाँ। साक्षी आराम से सो जाती है। सुबह 5 बजते हैं और दूध वाला दरवाजा खटखटाता है, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा होता है। अरे कोनो दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। अरे कल ही तो बताए थे माँ जी को कि 5 बजे दूधवा देने आ जाएंगे। अरे कैसे लापरवाह लोग हैं सच्ची में। चलो हमें क्या। सुबह बड़ी बहू रसोई में आती है और देखती है कि फ्रिज में दूध नहीं है। अरे दूध नहीं है, इसका मतलब आरती दूध लेना भूल गई। सुमन आरती का कमरा खटखटाती है। आरती बाहर आती है। अरे क्या हुआ दीदी, सुबह सुबह क्यों इतनी तेज दरवाजा खटखटा रही हो? तुमने दूध नहीं लिया सुबह? वो तो मैंने साक्षी को बोला था, उसने ले लिया होगा ना। नहीं लिया, उसने भी नहीं लिया। क्या? रुको, मैं अभी बात करती हूँ। ऐसी लापरवाही। आरती साक्षी के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। साक्षी बाहर आती है। क्या हुआ दीदी, सुबह सुबह क्यों दरवाजा पीट रहे हो? साक्षी, मैंने तुझसे सुबह दूध लेने को कहा था ना, भूल गई क्या? वो तो मैंने इनसे कहा था, लगता है इनकी आंख नहीं खुली। अरे इस बात का तो तुझे ध्यान देना चाहिए था ना। तो क्या हुआ दीदी, वैसे भी ये काम तो आपको मिला था ना, आपने मुझ पर डाल दिया। जी नहीं, ये काम तो इस घर की बड़ी बहू को मिला था। हाँ तो क्या हो गया? मैं सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ पाती, थक जाती हूँ। पूरा दिन खाना बनाती हूँ पूरे घर का। अरे तो मैं भी तो बाजार का सारा काम करती हूँ ना, सबके कपड़े भी धोती हूँ। तो ऐसे तो मैं भी इस घर की साफ सफाई करती हूँ पूरा दिन। तीनों बहुएं आपस में बहस कर रही होती है। तभी वहाँ सरला आ जाती है और उनके पति भी आ जाते हैं। सुबह सुबह तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो? क्या हुआ? मम्मी जी, हम में से कोई भी सुबह 5 बजे उठकर दूध नहीं ले पाया। हाँ मम्मी जी, हमारी आंखें नहीं खुली, हमें माफ कर दीजिए। सरला अपने तीनों बेटों की तरफ देखती है। कोई बात नहीं बहू, आज से सुबह दूध लेने वाली ड्यूटी ये लोग करेंगे। क्या माँ, हम क्यों? क्योंकि बहुएं इस घर के बाकी सारे काम करती हैं,
तो तुम लोगों को भी उनकी मदद करनी चाहिए। एक एक दिन अपनी अपनी ड्यूटी लगा लो तीनों और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाओ। ये सुनकर तीनों बहुएं खुश हो जाती हैं। अब तो ठीक है ना बहू? जी मम्मी जी। हाँ जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। कार्तिक और शिवानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वे एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। शिवानी के घर वाले तो मान गए थे, पर कार्तिक के घर वाले नहीं मान रहे थे। मम्मी पापा, आप लोग एक बात समझ लीजिए, मैं शादी करूंगा तो शिवानी से ही। ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो हमसे पूछने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप लोगों की मर्जी भी मेरे लिए जानना जरूरी है पापा। ठीक है, हम तैयार हैं। कार्तिक खुश होकर वहां से चला जाता है। अपनी पसंद से बहू लाते तो दहेज भी कितना मिलता, यहाँ तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। सही कह रही हो, पर बेटे की जिद के आगे हम करते भी क्या। कार्तिक और शिवानी की शादी हो जाती है। शिवानी बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, पर कार्तिक के माता पिता को उसमें कोई भी खूबी नहीं दिखती थी। शिवानी की ननद कुमुद भी उससे अच्छी तरह से बात नहीं करती थी। शिवानी की पहली रसोई होती है तो वो सबके लिए दिल से खाना बनाती है। कुमुद, जरा ये सब्जी तो चख के बताओ कैसी बनी है। कुमुद सब्जी चखती है। हाय राम, कितनी मिर्ची डाली है आपने? सबको मारने का इरादा है क्या भाभी? अरे कैसी बातें कर रही हो कुमुद, तुम मुझसे छोटी हो, बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? कुमुद वहीं रोना शुरू कर देती है। सब हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ कुमुद, रो क्यों रही हो? मैंने भाभी की सब्जी में कमी निकाली तो वो मुझे ही सुनाने लगी कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। अरे तुम झूठ क्यों बोल रही हो कुमुद, पूरा सच बताओ ना मम्मी जी को। तुम तो चुप ही रहो शिवानी, हमारे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, समझी? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की इस घर में कलेश ही कराएगी। हमारा ही लड़का मिला था तुझे फंसाने के लिए। सोचा होगा फ्री में शादी भी हो जाएगी और कुछ लाना भी नहीं पड़ेगा। मम्मी जी, ये सब आप क्या बोल रही हैं? और नहीं तो क्या, अपनी पसंद से बहू लाते तो घर में कुछ तो आता, पर तुम्हारे घर वालों ने ना तो फर्नीचर दिया और ना कार और ना कोई जेवर। मम्मी जी बस कीजिए आप। शिवानी अंदर चली जाती है। लो चली गई महारानी अंदर। अरे खाना कौन परोसेगा? रहने दो मम्मी, बेकार सी सब्जी बनाई है उन्होंने, मैं ही बनाती हूँ खाना फिर से। अपने घर से तो कुछ लाई नहीं, हमारे घर में खाना भी बर्बाद कर रही है। शिवानी कमरे से ये सब ताने सुन रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। एक दिन शाम को कार्तिक घर आता है। शिवानी अपने कमरे में बैठी होती है। शिवानी, चलो फिल्म देखने चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। शिवानी लैपटॉप पर कुछ कर रही होती है। क्यों? अरे हमारी नई नई शादी हुई है, कितना कुछ सोचा था हमने कि घूमेंगे फिरेंगे, पर तुम तो कहीं जाती ही नहीं। क्या हो गया है तुम्हें शिवानी? कुछ नहीं। अरे ये क्या कर रही हो तुम लैपटॉप में? मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ कार्तिक, फिर से जॉब करना चाहती हूँ। जॉब? क्यों? तुमने तो अपनी मर्जी से जॉब छोड़ी थी ना शादी से पहले। हाँ, पर अभी मैं करना चाहती हूँ दोबारा। घर में 4 पैसे आएंगे तो सबका मुंह तो बंद हो जाएगा। क्या? कुछ कहा क्या किसी ने तुमसे? कुछ नहीं, मम्मी पापा से परमिशन ले लो। कार्तिक अपने माता पिता से शिवानी को नौकरी करने की बात करने जाता है। हमारे घर की बहुएं नौकरी पर नहीं जाया करती कार्तिक। पर मम्मी, शिवानी पढ़ी लिखी लड़की है और वो शादी से पहले भी तो नौकरी करती थी। शादी से पहले वो क्या करती थी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, पर अब वो इस घर की बहू है, अब उसे हमारे घर के हिसाब से चलना पड़ेगा। कार्तिक को देखते ही शिवानी को पता चल जाता है कि वो अपने मम्मी पापा को नहीं मना पाया। शिवानी उससे बहुत नाराज होती है। मेरी बात तो सुनो शिवानी। क्या सुनूं मैं कार्तिक? मुझे कुछ नहीं सुनना। एक चीज मैंने तुमसे मांगी और तुम मुझे वो भी नहीं दे पाए।
अरे पर तुमने तो मना किया था ना नौकरी के लिए, फिर अचानक से तुम्हें नौकरी करने का ख्याल कैसे आ गया? क्योंकि तुम्हारे घर वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। आए दिन कोई ना कोई ताना मारते रहते हैं। मैं कितनी कोशिश करती हूँ पर वो कभी खुश नहीं होते। ओह, तो तुम उनके तानों से बचने के लिए नौकरी करना चाहती हो? नहीं, मैं नौकरी करना चाहती हूँ ताकि जो भी मैं कमाऊँ वो तुम्हारे मम्मी पापा को दे दूँ। वो मुझे हमेशा दहेज का ताना मारते रहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मैं अभी उन लोगों से बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं कार्तिक, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कलेश हो घर में, क्योंकि इसका इल्जाम भी फिर मेरे ही सर पर आएगा। छोड़ दो ये सब, मैं जा रही हूँ रसोई में। खाना लेट बना तो उसका भी ताना मारना शुरू कर देंगे। शिवानी रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। कार्तिक भी ऑफिस चला जाता है। शिवानी की सास और ननद उसे सुनाने के लिए बातें कर रहे होते हैं। कुमुद, वो तेरी बुआ के लड़के की शादी तय हो गई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी। अच्छी बात तो ये है कि उन्हें दहेज में 15 लाख रुपए और कार भी मिल रही है। शिवानी ये सब सुन रही होती है। ये तो और भी अच्छी बात है मम्मी। अगर हमारे भैया भी हमारी मर्जी से शादी करते तो आज हमारे घर के आगे भी एक चमचमाती कार खड़ी होती। सच में, मैंने तो इतना तक सुना कि वो सोना भी दे रहे हैं। और एक हमारा कार्तिक है, बेचारा कहाँ फंस गया। शिवानी उन दोनों से बात करने के लिए बाहर आ जाती है। आप दोनों को जो भी कहना है साफ साफ कहिए ना, ऐसे घुमा फिरा के क्यों कह रही है मुझे? लो, हमने क्या कहा, हम तो आपस में बात कर रहे थे। मम्मी, लगता है कि भाभी को दूसरों की बातें सुनने में मजा आता है। बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। शिवानी घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। वो अपना बैग लेकर हॉल में आती है और जा रही होती है, और जैसे ही दरवाजा खुलती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा पार्ट